New with a series of web development. Sarthak Agrawal this side. So in last video, we saw some basic tags, how to create a normal web page or a normal website using HTML tags. In this, we understand the basics of each and every line. What does the each and line and each and tag that we are using in this code means? What does the meta tag means? What does the title tag means? What is body tag, division tag? Then the types of headings, the H1 to S6, then the division tag again, the img, how we can place an image, how we can create the form, and also the anchor tag that is used for creating links. And this was the output till now what we have made. But did you realize that even after making the HTML पेज, जब हमने HTML पेज बना लिया है उसके बाद भी इतना कुछ ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, इतना कुछ ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक नॉर्मल स्टेटिक वेब पेज है. बट अगर मैं कह रहा हूँ आप ऐसा वेब पेज चाहते हो जिसमें जो ये फॉन्ट है, अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है. बट मैं चाह रहा हूँ कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो आए, या फिर जब भी मेरा पेज रेंडर हो इसका कलर रेड आए, या इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज आए, या इसके बैकग्राउंड का कलर ही जो है वो ब्लैक ब्राउन या ब्लैक वाइट कॉम्बिनेशन में हो. अब कोई इमेज आ रही है, इमेज का साइज़ कुछ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज यहाँ नहीं आनी चाहिए थी बल्कि पूरे बिल्कुल टॉप में आनी चाहिए थी, या फिर इसका रेजोल्यूशन इतना नहीं होना चाहिए था, रेजोल्यूशन थोड़ा कम होना चाहिए था. या हम कोई और एग्जांपल लें, सपोज़ ये लिस्ट का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं. लिस्ट में मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 ना आए, बट इसकी जगह मेरे पास क्या है, ए बी सी के फॉर्मेट में आए. अब ए बी सी के फॉर्मेट में भी मुझे कैपिटल ए चाहिए, स्मॉल ए चाहिए, और ये जो मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट भी हमने बनाई थी यूएल टैग से. मैं चाह रहा हूँ कि जो डिस्क आ रही है इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम डिस्क स्टाइलिंग बोलते हैं, ये डिस्क की जगह मेरे पास स्क्वायर आए या कोई और टाइप की स्टाइलिंग आए. तो ऐसा सब कुछ करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है सी एस एस की. अब सी एस एस क्या होता है, सी एस एस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. कैस्कार्डिंग स्टाइल शीट्स, कैस्कार्डिंग स्टाइल शीट्स का काम ये होता है कि जो भी हमने एच टी एम एल टैग बनाया है, जो भी हमने एच टी एम एल बनाया है, हम उसकी स्टाइलिंग कर सकें. तो स्टाइलिंग में हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि मैं इसका कलर कुछ चेंज कर दूँ, मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूँ, मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दूँ, मैं इमेज का रेजोल्यूशन चेंज कर दूँ, या फिर जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा कि जो लिस्ट है, लिस्ट की जो 1 2 3 4 फॉर्मेट में आ रहा है वो ए बी सी के फॉर्मेट में है, या कुछ भी ऐसे रिलेटेड है जो कि स्टाइलिंग मतलब डिज़ाइनिंग पार्ट का है, तो वो हमारा आता है सी एस एस की टर्म्स में. ठीक है. अब हमने ये पेज तो बेसिक बना लिया, बट अब सी एस एस लगाए कैसे. तो सी एस एस लगाने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं. मैं यहाँ पे कमेंट्स के फॉर्म में लिख देता हूँ. ठीक है. हाँ, तो अच्छा एक चीज़ और है, ये जो मैंने करा है इसको बोलते हैं हम कमेंट्स. ब्राउज़र हमारे जितने भी कमेंट्स होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं. ये बेसिकली हम डेवलपर्स अपने लिए लिखते हैं कि ताकि फ्यूचर में अगर कोई डेवलपर इस कोड को खोलना के देखना चाहे, या फ्यूचर में कोई टेस्टिंग करना चाहे या कुछ चेंजेस करना चाहे कोड में, तो वो उसे देख सके. हालांकि ये ब्राउज़र इसको इग्नोर कर देता है. ब्राउज़र जैसे देखेगा कि ये कमेंट है, इग्नोर कर देता है. ये कमेंट्स हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सब में होता है, बट सिंटैक्स डिफरेंट होता है. तो एच टी एम एल में सिंटैक्स क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क 2 डैश, एक्सक्लेमेशन मार्क 1, और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाले सिंबल्स. अब इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा उनमें सारे कमेंट्स होंगे, उसका कोड से लेना देना कुछ नहीं होता. इट इज़ फॉर आवर ओन डेवलपर्स. ओके, ठीक है. अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सी एस एस की. पहले मैंने सी एस एस आपको बताया, सी एस एस की फुल फॉर्म क्या है, कैस्कार्डिंग स्टाइल शीट्स. अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं. सबसे पहला टाइप होता है इसका इंटरनल सी एस एस या फिर इनलाइन सी एस एस. सेकेंड पार्ट होता है इसका इंटरनल सी एस एस, और थर्ड टाइप होता है इसका एक्सटर्नल सी एस एस. तो 3 तरीके हैं जिसके थ्रू मैं अपनी फाइल में सी एस एस लगा सकता हूँ. बट एक मैं बेस्ट प्रैक्टिस की टर्म्स में आपको बताता हूँ. जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता टाइप है वो एक्सटर्नल सी एस एस है. अच्छा, उसका रीज़न क्यों है कि इन तीनों टाइप में से मैं कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल सी एस एस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा जब हम इसके कुछ लाइव एग्जाम्पल प्रैक्टिकल्स देखेंगे. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सी एस एस के साथ. तो सी एस एस में सबसे पहला आ रहा है हमारे पास इनलाइन सी एस एस. इनलाइन एज जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है, एज द नेम इज सजेस्टिंग, एज इनलाइन मतलब विद इन द लाइन मैं कुछ सी एस एस लगाना चाहता हूँ. तो सी एस एस लगाने के लिए अगर मैं इनलाइन सी एस एस लिखना चाहता हूँ, सपोज मैं कह रहा हूँ जो मेरा H1 टैग है, मतलब ये जो हेलो एच टी में लिखा हुआ है H1 के अंदर, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, या फिर पहले हम इसका
टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक की जगह रेड आए। तो वो करने के लिए आपको H1 टैग के अंदर ही हमारे पास एट्रीब्यूट होता है स्टाइल नाम से। जैसे ही मैंने स्टाइल के लिए लिखा, इसने कुछ डबल कोट्स ओपन कर दिया। अब डबल कोट्स ओपन कर दिया है तो मुझे इसके अंदर अपना कुछ जो भी प्रॉपर्टी है वो लगानी होती है। देखो, सबसे पहले मैंने एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट बनाया। स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट करते ही फिर एक इक्वल टू सिंबल आता है और फिर डबल कोट्स के अंदर जो भी स्टाइल आप देना चाहते हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैं कहता था कि मैं कलर देना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमारे पास देखो ये कुछ हमें सजेशन दिख रहा है कि कलर है। जैसे मैंने कलर क्लिक करा, कॉलन करके कुछ और बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंटैक्स होता है, देखो अगेन हम वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सिंटैक्स का पार्ट होता है वो अपने आप हैंडल कर लेता है। हम लोगों को उसके लिए इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं होता है। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको सजेशन नहीं आ रहे हैं, सपोज़ आपका जो एक्सटेंशन है वो अपडेटेड नहीं है या डाउनलोडेड नहीं है, तो उस केस में आपको ये मैनुअली लिखना पड़ जाता है। तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब मेरे से पूछा है कि आपको कौन सा कलर लगाना है, तो मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर दिया। बस इतना करते ही मेरा जो ये प्रॉपर्टी है, मतलब H1 टैग के अंदर रेड कलर आ जाएगा। ये मैंने रिफ्रेश नहीं करा है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि इसका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। तो ऐसा करने के हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरे वेब पेज को, पूरी वेबसाइट को डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। सिंपल, मैंने क्या करा, एक H1 टैग था, H1 टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट करा, स्टाइल एट्रीब्यूट करके उसके अंदर प्रॉपर्टी डाली क्या, कलर, और कलर कौन सा सेलेक्ट किया, रेड। तो उससे आप देख पा रहे हो इसका कलर रेड हो गया। चलो एक H2 पे और लगा करके देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ स्टाइल चाहिए मुझे, और अभी कलर ही लगा लेते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ में आपको दिखाता हूँ। अब इसमें से आप देखो, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसमें हमारे पास RGB फीचर भी होता है, अगर आप RGB के थ्रू कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, RGB से तो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। RGB से करने के लिए हमारे पास लंबा सिंटेक्स हो जाएगा, या चलो मैं आपको RGB से दिखा देता हूँ। देखिए, RGB से अगर आप देना चाहते हैं तो एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप यहाँ पे कलर के जो कोड्स होते हैं वो टाइप कर लीजिए। बट अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप कलर पिकर, जैसे कि ये आ रहा है, हम ऐसे कलर पिक भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को एक नेवी ब्लू कलर मिल जाए, तो एक डार्क पर्पल या नेवी ब्लू में लगाते हैं। हाँ, तो ये डार्क नेवी ब्लू आ रहा है। अच्छा देखो, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आ गए, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंटैक्स आया था मुझे ये भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे एरर्स दे देगा। ठीक है, और एक एडिशनल RGB लग चुका है यहाँ पर भी। अब मैं इसको जैसे सेव करूँगी, रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है। हालांकि इतना फ़र्क पता नहीं चल रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट ब्लैक ही हो चुका है। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट और कर देता हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता लग जाए। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख पा रहे हो कि अब कलर चेंज मुझे पता लग रहा है कि हाँ, इसका कुछ और डिफरेंट कलर लगा हुआ है। अब ऐसे ही हम बहुत सारी स्टाइलिंग दे सकते हैं। सपोज मैं कह रहा हूँ H2 को मुझे स्टाइल देना है। देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास, हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर कुछ लगा दूँ, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके इसमें मैं दे देता हूँ इसको वॉयलेट। कंट्रोल एस से इसको सेव करा, रिफ्रेश करा, तो आप देख रहे हो कि इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा का पूरा पर्पल हो चुका है, या ब्लू वॉयलेट जो हमने कलर सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हो चुका है। ठीक है, अब हमने कलर लगाना तो देख लिया। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। लेट्स से मैं कह रहा हूँ मेरे को इसे अलाइन करना है। अलाइन कहाँ करना है, सेंटर पे करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, जस्टिफाई करना है। तो उसके लिए अगेन स्टाइल प्रॉपर्टी आप लिखोगे और लिख दोगे अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, और इसको सेंटर। जैसे ये करोगे, सेव करके फिर रिफ्रेश करोगे, तो आप देख रहे हो कि हेलो HTML टैग जो है मेरा वो सेंटर पे आ चुका है। तो ऐसे करके हम जितनी भी स्टाइलिंग चाहें, चाहे वो फॉन्ट से रिलेटेड है, फॉन्ट फैमिली से रिलेटेड है, स्टाइलिंग से रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है, हम सारी स्टाइलिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जितना भी पार्ट बनाया है CSS का, ये सारा हमारा इनलाइन टाइप CSS था। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना होता। जिस भी टैग में आपको CSS लगानी है उस टैग में आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लगा करके उसके अंदर प्रॉपर्टी लगानी होती है। प्रॉपर्टी में अब कलर हो सकता है, बैकग्राउंड कलर हो सकता है, टेक्स्ट लाइन हो सकता है, या जिस जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो कर सकते हो। सपोज हम H5 पे एक और स्टाइल लगा करके देखते हैं, स्टाइल, और अब की बार हम इसमें लगाते हैं फॉन्ट फैमिली लगा लेते हैं। अब देखिए इसमें कितनी सारी टाइप्स की फॉन्ट फैमिली है, मैं इसमें से चूज़ करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये वाला जो हमारा HTML टैग है ये हमारा टाइम्स न्यू रोमन के अकॉर्डिंग स्टाइल चेंज हो चुका है।
ऐसे करके आप जितने भी स्टाइलिंग्स हैं वो फॉर्म टैग के अंदर, इनपुट टैग के अंदर, लिस्ट के अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब मैं आपको जो हमने ये देखी थी ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर जो हमारी स्टाइलिंग आ रही है वो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आ रही है, बट हम क्या चाह रहे हैं कि जो फॉर्मेटिंग आए ये किस फॉर्म में आए, हमारी ABC के फॉर्मेट में। तो अगेन स्टाइल टैग हम इसमें लिखेंगे लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। और इसमें से देखिए हमारे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको सर्कल में चाहिए, डेसिमल में चाहिए, लोअर अल्फ़ा चाहिए। लोअर अल्फ़ा यहाँ पे बता रहा है कि आपको जो ABCD चाहिए वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में चाहिए। ऐसे हमारे पास कैपिटल में भी होती है। अपर, देखिए अपर अल्फ़ा आ रही है, सपोज हम अपर अल्फ़ा सेलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 1 2 3 4 आ रहा था उसकी जगह अब क्या आ रहा है, ABCD। अब ऐसे ही हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अगेन स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के अंदर लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल में से ठीक है, जो अभी बाय डिफॉल्ट आता है इसको हम बोलते हैं डिस्क स्टाइल टाइप, बट हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें सर्कल आ जाए, तो सर्कल लगा के देखते हैं। देखिए अब हमारी जो लिस्ट का स्टाइल टाइप है वो चेंज हो चुका है। पहले बाय डिफॉल्ट क्या आता है, डिस्क आता है, और अब हमने क्या लगाया है इसमें, सर्कल टाइप लगाया है। सिमिलरली अगर हम लिस्ट ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में आती है, 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आती है, बट आफ्टर अपडेशन या आफ्टर अप्लाइंग स्टाइल उसको किस फॉर्मेट में आ रही है, हमारी अपर अल्फा। सिमिलरली हम जिस टाइप में चाहते हैं उसी टाइप में ला सकते हैं। सपोज इट इज लोअर अल्फा, अपर अल्फा, डिस्क, डेसिमल, रोमन नंबर्स, जिस भी स्टाइल में भी चाहिए आपको यहीं से आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS के बाद हम देखते हैं सेकंड हमारा इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS में जितनी भी हमने इसमें स्टाइलिंग लगाई है, हम ऐसे ना लगा करके एक अलग से स्टाइल टैग एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे और स्टाइल टैग एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी CSS का पार्ट है वो लिखेंगे। तो स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है वो जनरली हम लोग हेड के अंदर लिखते हैं। हमारे पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो भी CSS हमको लगानी है वो हम उस पर लगा देंगे। बट अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम स्टाइलिंग देने वाले हैं। अभी तक हम इनलाइन में क्या कर रहे थे, जिस टैग पे मुझे स्टाइल लगाना है मैं उसी टैग पर पे स्टाइल लगा दे पा रहा था, बट अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ स्टाइल से उसको CSS देनी है। तो इस केस में मैं कैसे पता लगाऊंगा कि जो मैं स्टाइल यहाँ पे देने वाला हूँ वो किस टैग के अंदर लगने वाली है। तो वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हर एक टैग को, या तो देखो अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। हर टैग को हम यूनिक बना सकते हैं दूसरे टैग से। जैसे कि यहाँ पे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक ये पीप टैग है। अब मैंने इसी को कॉपी किया और इस डिवीजन के अंदर ही इस टैग को फिर से पेस्ट कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करके चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास दो पैराग्राफ्स आ गए, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पी अपर वाला P1 वाला जो टैग है इसके अंदर जो कलर आना चाहिए इसका, या फिर हम कह लेते हैं बैकग्राउंड कलर जो आना चाहिए वो रेड आना चाहिए, बट जो सेकंड पैराग्राफ है उसका कलर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ब्लैक आना चाहिए। या फिर ब्लैक तो हमारा कंटेंट भी है, उसको हम ग्रीन करके देख लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या है, स्टाइल टैग है। अब स्टाइल टैग के अंदर मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि मैं कौन से टैग को स्टाइल देना चाहता हूँ। तो सपोज मैंने बताया कि मैं पी टैग को स्टाइल देना चाहता हूँ। पी टैग को स्टाइल देने के लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या है, आपको उस टैग का नाम लिखना है, कर्ली ब्रेसेस और एंटर कर देना है। और जितना भी स्टाइलिंग आप यहाँ पे दोगे सेम जैसे हम यहाँ पे कलर दे पा रहे थे सेम वही पार्ट होगा, बस यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट की जगह यहाँ पर स्टाइल टैग होगा। और स्टाइल टैग के अंदर जिस भी टैग को आपको स्टाइलिंग देनी है उस टैग में आपको काम करना होगा। अब सपोज मेरे पास पी टैग आ गया। अब पी टैग में मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तो अगेन मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और सपोज रेड। अब देखिए अब जैसे ही मैंने इसको रेड कर दिया, रिफ्रेश करा, तो दोनों पैराग्राफ पे रेड आ गया। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि पहला पैराग्राफ में रेड आए बट सेकंड पैराग्राफ में रेड नहीं आए। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेरे को पी टैग है, ठीक है पैराग्राफ पर है, बट सारे पैराग्राफ पे नहीं लगाना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पे लगाना है। अगर ये इन लाइन का केस होता तो इन लाइन में मैं क्या कर सकता था, मैं यहीं पर ही लिख देता स्टाइल टैग और ऐसे ही इस वाले इस पे लिख देता स्टाइल टैग और दोनों का बैकग्राउंड कलर क्या कर देता, एक का कर देता रेड और एक का कर देता ग्रीन। बट अगर मैं इंटरनल यूज़ कर रहा हूँ तो इंटरनल के केस में क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं आईडी एट्रीब्यूट एंड क्लास एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि देखो अगर मैं हम सिंपल से एग्जांपल लें, हम जब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो हमें एक स्टूडेंट रोल नंबर दिया जाता है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो एक रोल नंबर दिया जाता है, और वो रोल नंबर क्या होता है, सबसे यूनिक होता है। पूरे स्कूल में चाहे पूरे कॉलेज में हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है, जिस रोल नंबर के बेसिस पर हम उस स्टूडेंट को कम्प्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो
अब वही एग्जाम्पल अगर हम अपने इस पर भी अप्लाई करते, मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक से ज़्यादा पैराग्राफ है, सिमिलरली एक कॉलेज है, एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब मेरे को एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा देखना है, तो मैं उसके डेटा कैसे देख सकता हूँ? या तो उसके नाम से देख सकता हूँ, या उसके मोबाइल नंबर से देख सकता हूँ, या उसकी आईडी से देख सकता हूँ। आईडी जो रखी जाती है वो जनरली प्रेफर इसलिए की जाती है क्योंकि आईडी सबकी यूनिक रहती है। आईडी सबकी यूनिक होगी तो यूनिकली हम उस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हालांकि हम ये सब नाम से भी कर सकते हैं, बट नाम में दिक्कत क्या आएगी? नाम जरूरी नहीं है कि दो स्टूडेंट का सेम नाम ना हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है ना। बट इस केस में हम क्या करते हैं, आईडीज़ का यूज़ कर लेते हैं। तो वही चीज़, वही जो पूरी की पूरा हमारा सिनेरियो होता है वो हम इस HTML CSS में भी अप्लाई करते हैं। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इसको आईडी एट्रीब्यूट दे देंगे, और आईडी में इसको क्या दे दूंगा, P1 के नाम से एक आईडी दे देता हूँ। सिमिलरली इसमें भी मैं एक आईडी दे देता हूँ, और इसको आईडी क्या दे देता हूँ, P2 दे देता हूँ। तो आईडी ने क्या करा है, इन दोनों को यूनिक बना दिया। P1 को यूनिक बना दिया और P2 को यूनिक बना दिया। अब मैं बता सकता हूँ कि मेरे को उस पैराग्राफ को रेड कलर देना है जिसकी आईडी P1 है, और उस पैराग्राफ को कलर देना है ग्रीन जिसकी आईडी P2 है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब मैंने आपको क्या बताए थे, दो होते हैं, एक होता है आईडी और एक होता है क्लास। अभी हम किसका देख रहे हैं, आईडी का देख रहे हैं। तो आईडी अगर आप यूज़ करते हो तो आपको लगाना पड़ता है हैश। जब हमने टैग यूज़ किया था तो टैग यूज़ करने के लिए हमें कुछ नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ टैग का ही नाम लिखना पड़ता है। बट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ आईडी, तो आईडी के केस में आपको हैश यूज़ करना पड़ता है, और जो भी आपने आईडी का नाम दिया। ऐसा करते ही अब हम इसमें लगा देंगे बैकग्राउंड कलर रेड। अब देखिए, अब अगर इसमें रिफ्रेश करता हूँ तो जो मेरा पहला पैराग्राफ था जिसको मैंने आईडी P1 दी थी, सिर्फ उसी पे बैकग्राउंड कलर रेड आया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो सेकंड पैराग्राफ है इस पर आए, बट कलर क्या आए, ग्रीन आए। तो इसके लिए हैश P2 बैकग्राउंड कलर, और इसको हम क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे। ग्रीन करते ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो, एक का कलर हो गया रेड और एक का कलर हो गया ग्रीन। तो दोनों का कलर अलग अलग डिफाइन हो रहा है, हालांकि दोनों हैं पैराग्राफ ही, सेम पैराग्राफ है, सेम कॉपी किया है, सब कुछ किया है, बट दोनों को यूनिक बना दिया। यूनिक कैसे बनाया, सेम आईडी से। अच्छा, इसी में अब हमारे पास कंसेप्ट होता है क्लास का। क्लास के केस में हम क्या करते हैं ना, देखो जब अगर हम, चलो हम अपने वापस उसी एग्जाम्पल पे जाते हैं। जब हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, मैं स्टूडेंट्स का डेटा देखना चाहता हूँ, बट स्टूडेंट का डेटा देखना चाहता हूँ जो सेमेस्टर फर्स्ट पे, या जो बीटेक CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है, सिर्फ उसी स्टूडेंट्स के डेटा देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पर क्या है, उनकी एक क्लास बन गई। ठीक है, अब सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे को पैराग्राफ देना है, ठीक है, मैंने एक और पैराग्राफ लिया और पेस्ट कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों पैराग्राफ पर बैकग्राउंड कलर हो रेड, और खाली इस पर क्या हो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। एक ऑप्शन तो मेरे पास क्या है, जैसे हमने देखा कि मैं यहाँ पे एक और आईडी दे दूँ P3, या जो भी नाम आप देना चाहते हो। देखो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने दिया वही दो, बस यूनिक होना चाहिए, जो बाकी किसी और एलिमेंट को आपने या किसी और टैग को आपने आईडी ना दी हो। तो इस केस में मैं भी क्या कर सकता हूँ, उसको आईडी दे सकता हूँ, ठीक है। या फिर दूसरा केस होता है कि मैं यहाँ पर पे क्लास बनाऊँ। क्लास मतलब उन सारे टैग्स को एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर रख दूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के हैं उन सबको एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर रख दो। तो वही केस यहाँ पर भी हो रहा है। अच्छा, क्लास देने के लिए हम क्या कर देंगे, सिंपल क्लास दे देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो क्लास भी दे सकते हो, आईडी भी दे सकते हो। तो मैंने इन दोनों को क्लास क्या दे दी, P1। सिमिलरली इसकी क्लास भी मैंने क्या कर दी, P1। अब ये दोनों एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं, मतलब अगर मैं CSS लगाऊंगा अपनी P1 क्लास के अंदर तो दोनों, जिस जिस पर क्लास P1 लगी होगी दोनों पर CSS अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब क्लासेस देखो, मैंने आपको बताया था अगर मैं आईडी यूज़ करता हूँ तो मुझे हैश यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ तो हमें डॉट यूज़ करना पड़ता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो, दो पैराग्राफ आए, दोनों की क्या आई है, रेड बैकग्राउंड आया, और नीचे वाला जो जिसको मैंने आईडी दी थी सेपरेट, उसको क्या है, ग्रीन आया। तो ऐसे करके हम लोग अपना इंटरनल CSS अप्लाई करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमने अब तक के CSS देखा। CSS में दो टाइप्स देखी, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ठीक है, CSS हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड या बेस्ट प्रैक्टिस में कौन सी आती है, वो होती है एक्सटर्नल CSS। अब उसको देखते हैं कि एक्सटर्नल CSS क्या होती है। उससे पहले मैं ये वाला स्टाइल टैग को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारा थर्ड टाइप आता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, जैसा कि नाम बता रहा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब मैं एक्सटर्नल बाहर रखूंगा अपना CSS।
अपना जितना भी HTML का कोड है वो एक HTML फाइल के अंदर होगा। ऐसे ही मैं एक CSS के लिए सेपरेट फाइल बना दूंगा जो कि एक्सटर्नल रहेगी, और उसको बस क्या कर दूंगा, अपने पेज पर लिंक कर दूंगा। अब देखो मैंने वो वाला जितने भी मैंने CSS लगाई थी स्टाइल टैग के थ्रू, उसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी वो सारी की सारी CSS हट चुकी है। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा एक्सटर्नल CSS के थ्रू। तो एक्सटर्नल CSS में हम लोग एक सेपरेट CSS फाइल बनाते हैं। ये हमारा HTML की फाइल थी, इसी पे मैं न्यू पे क्लिक करके मैं कर देता हूँ इसको हेलो डॉट। अच्छा, अब CSS की फाइल है तो कौन से एक्सटेंशन से सेव होती है, डॉट CSS। HTML की फाइल डॉट HTML से, CSS की फाइल डॉट CSS से, आगे हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल तो वो होती है डॉट JS से। अब देखो ये हमारी बन गई CSS की फाइल। अब जितना भी यहाँ पे मैंने CSS का पार्ट लिखा था सेम कुछ नहीं होगा, सिंटैक्स वगैरह सब सेम रहेंगे, आईडी क्लास टैग सब कुछ सेम होगा। इसको बस मैं ले जा करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब आप करोगे कोई चेंज तो हुआ नहीं है, चेंज इसलिए नहीं हुआ है, ठीक है, सेपरेट CSS फाइल लग गई है, उन टैग्स पर CSS भी लग रही है, बट हमने इन दोनों जो फाइल्स हैं, एक hello डॉट HTML और hello डॉट CSS, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करा है। जो हमारे एक्सटर्नल CSS है मैंने उसको लिंक नहीं किया है अपनी इंटरनल CSS में, तो इस पेज को कैसे, इस फाइल को कैसे पता लगेगा कि मेरा hello डॉट CSS फाइल के अंदर कुछ CSS है जो मुझे रीड करके अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास, अगर आप एक्सटर्नल CSS को लिंक करना चाहते हो तो हमारे पास टैग होता है लिंक टैग। लिंक टैग जैसे ही मैंने लिंक दिखा, एंटर करा, देखो हमारे पास क्या है, लिंक रिलेवेंस। रिलेवेंस बता रहा है कि किस टाइप की फाइल है, स्टाइल शीट है। और एच रेफरेंस, जैसा कि हमने ए टैग के अंदर भी देखा था, एच रेफरेंस क्या होता है, हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस में हम हेलो डॉट CSS को डिफाइन करके सेव कर लेते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फाइल CSS करी, यहाँ पर भी कोई कोड नहीं है जो कि बता रहा है कि P1 टैग के अंदर रेड कलर होना चाहिए, P2 टैग के अंदर ग्रीन होना चाहिए। ये मैंने कमेंट करा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको हटा भी देता हूँ। देखिए, अब अगर मैं अभी भी रिफ्रेश करूँगा तो मेरी CSS वही रहेगी। ठीक है, ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मैंने जो एक्सटर्नल CSS फाइल थी मेरी hello डॉट CSS, मैंने उसको यहाँ पर पे लिंक कर दिया। तो ये होती है हमारी CSS, और ये होती है हमारी 3 टाइप्स ऑफ CSS। कौन कौन सी, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन CSS में हम सीधा जा करके HTML टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो अप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर हम चाहते हैं तो इंटरनल भी यूज कर सकते हैं। इंटरनल की केस में हम क्या करते हैं, एक स्टाइल टैग लिखते हैं, स्टाइल टैग के अंदर अपना जितना भी CSS का पार्ट है वो डिफाइन कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास लास्ट कौन सी होती है, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में हम सेपरेट CSS फाइल बनाते हैं और सेपरेट फाइल पे जा करके अपनी CSS लिखते हैं और उसको अपने HTML पेज के अंदर लिंक कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल CSS सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड क्यों की जाती है और बेस्ट प्रैक्टिस क्यों होती है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था या आपको मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखो, तो एक्सटर्नल CSS में क्या होता है ना, एक्सटर्नल CSS का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी एक्सटर्नल CSS मैं लिखता हूँ, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने एक hello डॉट HTML फाइल बनाई और उसी में मैंने उसको लिंक कर दिया, या फिर मैं आपको एक साइट पर लेके जाता हूँ जो कि साइट है W3 स्कूल, और इसके हम CSS पर ही चल लेते हैं। इसके आगे मैं आपको बॉक्स मॉडल भी इसी से समझा देता हूँ। W3 वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप इसमें कोई भी लैंग्वेज, सपोज HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL पाइथन, जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो इसमें हर चीज़ का आपको मॉड्यूल मिलेगा। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आपको इसको ज़रूर बहुत अच्छा पोर्टल है, सॉरी, आपको इसको ज़रूर प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा देखो हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो मैंने साइट ओपन की है, इसमें देख रहे हो कुछ फॉन्ट स्टाइल सेम है। अगर हर बटन का कलर देख रहे हो ग्रीन है ना। अगर सपोज मैं CSS में हूँ, अगर मैं चाहता हूँ HTML में, तो HTML में देख रहे हो बटन का कलर क्या है, ग्रीन ही है। ठीक है, टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक ही है। फॉन्ट साइज क्या है, सेम है ना। अगर आप देख रहे हो HTML ट्यूटोरियल, इसका जो फॉन्ट साइज है और CSS के अंदर जो फॉन्ट साइज है दोनों का सेम है ना। अब सोचो किसी ने जब ये पेज डिज़ाइन किया होगा, उसकी CSS लिखी हुई, कुछ फॉन्ट दिया होगा, अब उसको कितना डिफिकल्ट रहा होगा कि वो पहले एक HTML वाली फाइल का पेज बनाए, फिर उसमें उसका जो फॉन्ट साइज है वो डिफाइन करे। सिमिलरली CSS वाला पेज जब बनाएगा उसमें CSS का जो स्टाइल होगा या फॉन्ट साइज होगा वो डिज़ाइन करे। तो अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सटर्नल CSS का। एक्सटर्नल CSS सिंपल टर्म्स में बताऊं तो रीयूजेबिलिटी इज द फीचर विच मेक्स इट मोस्ट इंपॉर्टेंट।
रीयूजेबिलिटी का मतलब सिंपल ये है कि अगर मैंने ये जो CSS लिखी है वो इस पेज पर अप्लाई कर रही है, मैं यही CSS जाकर के अपने दूसरे पेज पे अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ HTML और CSS के अंदर देखा। तो मेरे को सिंपल क्या करना है, मेरी ऑलरेडी CSS फाइल बनी हुई है, जस्ट जो CSS वाला पेज होगा उसमें जाकर के उसको लिंक कर देना है। तो जो भी आपका कॉमन CSS होता है, जैसे कि आप देख रहे हो बटन सबका ग्रीन कलर है, फॉन्ट का साइज सबका हर जगह कॉमन है। सपोज मैं इसको कह रहा हूँ, मैंने कोई आईडी दे रखी थी इस इतने टैग को या इतने डिवीजन पार्ट को, उसमें जाकर के मुझे फॉन्ट का जो स्टाइल है या फॉन्ट का जो साइज है वो चेंज करना था, तो सब जगह कॉमन हो जाएगा। इससे क्या होगा, रीयूजेबिलिटी हो गया कोड का। आगे फ्यूचर में भी मैं कोई पेज ऐड करूंगा तो मुझे अगेन अगेन इनलाइन इंटरनल CSS नहीं लिखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा हेडेक होता है डेवलपर्स के लिए कि बार बार आप एक ही कोड को रिपीट कर रहे हो। एक कोडिंग प्रैक्टिस भी होती है जिसका आपने नाम सुना होगा, ट्राई डोंट रिपीट योरसेल्फ। उसका प्रिंसिपल का काम सिर्फ यही होता है कि जो भी आप कोड लिख रहे हो उसको रिपीट मत करो, उसको रीयूज करो। ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है उसको अगेन अगेन एक ही कोड को लिखने से अच्छा है कि जो कोड आपने लिखा हुआ है उसको ही रीयूज करो, उससे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बॉक्स मॉडल कहता है कि जो भी आप एलिमेंट लिखते हो या जो भी चीज़ लिखते हो वो जनरली इतने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारे HTML पेज के अंदर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, सबसे पहले आता है हमारा कंटेंट। अगर हम एग्जाम्पल लें, जो हमने पैराग्राफ लिखा था उसका कुछ कंटेंट होगा, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ है, ये देख रहे हो अंदर कुछ कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद ऊपर की आती है हमारी कुछ पैडिंग, कंटेंट के बाद आता है पैडिंग और उसके ऊपर बैठा होता है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर बताता है कि वो एरिया कहाँ तक का बॉर्डर होगा, जो कंटेंट हमें लिखा है उसका क्या बॉर्डर है। बट बॉर्डर और कंटेंट के बीच में अगर आपको कुछ स्पेस चाहिए तो उसको हम कहते हैं पैडिंग। ठीक है, कंटेंट हो गया, बॉर्डर हो गया, उनके बीच का स्पेस हो गया पैडिंग। अब मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन नाम का कुछ होता है। मार्जिन कहता है कि ठीक है बॉर्डर भी है, अब बॉर्डर सपोज यहाँ पर भी एक पैराग्राफ है, सपोज दूसरा पैराग्राफ भी यहीं पर ही है, या सपोज ये कुछ मैंने डिवीजन टैग्स के थ्रू बनाया हुआ है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस होगा सपोज बॉर्डर से यहाँ तक के बीच में, उसको कहते हैं मार्जिन। मार्जिन टैग्स, मार्जिन जो होती है CSS की पार्ट है, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट, इन सबको यूज़ करके के हम अपने पेज को राइट पोजीशन पर ला सकते हैं किसी भी पेज में, उनको राइट कंटेंट दे सकते हैं, राइट स्पेसिंग दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, कंटेंट, द कंटेंट ऑफ द बॉक्स, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, इमेजेस से उसमें लगा रहे हो, वो सारा हमारा क्या होता है, कंटेंट होता है। फिर होता है पैडिंग, क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट, कंटेंट के आसपास का जितना भी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट। एंड इट इज जनरली द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट। फिर आता है बॉर्डर, बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट, बॉर्डर जो किसी भी कंटेंट का या किसी भी एरिया का बॉर्डर जिसे हम बात ही करते हैं। फिर आता है मार्जिन, क्लियर्स एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर, मार्जिन इज ट्रांसपेरेंट। मार्जिन भी जरूरी ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कलर वगैरह हम कुछ नहीं देते हैं। अब हम अपने ही एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसमें मैं आपको CSS बॉक्स मॉडल का एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। सपोज चलो पैराग्राफ में दे लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है। अब इसमें मैं एक दे देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर को मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और उसका कलर दे देते हैं हम ब्लैक। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कुछ बॉर्डर आ गया। मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 2 पिक्सल की जगह कर देता हूँ 4 पिक्सल। 4 पिक्सल यहाँ पे बताता है उसकी विड्थ। देखिए अब मैंने 4 पिक्सल का कर दिया है तो आपको कुछ इसका बॉर्डर शो हो रहा होगा। ठीक है, अब ठीक है बॉर्डर भी मुझे शो हो गया। अब आप ध्यान से देखना, जो मेरा बॉर्डर है, बॉर्डर से आगे का एरिया क्या होता है, हमारा मार्जिन होता है। ठीक है, उससे एक और अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा HTML पेज है। अगर अब मैंने आपको शायद फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि राइट क्लिक करके अगर हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं तो किसी भी वेब पेज का हम HTML कोड एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा HTML पेज है। अब इसका देखो, जितना भी मैंने कोड लिखा था, जो ब्राउजर ने रीड करा है वो मुझे इंस्पेक्ट से एलिमेंट्स के अंदर शो हो रहा है, और जिस पॉइंटर में ले जा रहा हूँ उस पॉइंटर का भी एरिया शो हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने डिवीजन टैग के अंदर, जो हमने पैराग्राफ्स बनाया है उस पर। ये मेरी हेडिंग शो हो रही है। ठीक है, ये मेरी डिवीजन टैग के अंदर पैराग्राफ है, जिसको मैंने कुछ क्लास भी दी हुई है पैराग्राफ। ठीक है, अब देखो इस पे जो जो मैंने CSS लगाई थी वो मुझे यहाँ दिख रही है। P1 के अंदर मैंने कुछ बॉर्डर दिया है, कुछ स्टाइलिंग दी है, समथिंग लाइक दैट। अब मैं इस क्लास में ही P1 टैग के अंदर ही कुछ या P1 के अंदर, चलो P1 के अंदर ही दे लेते हैं, बॉर्डर मैंने दे रखा है, बैकग्राउंड कलर दे रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्जिन क्या होता है।
मैंने दिया मार्जिन और सपोज मैंने इसको दे दिया 10 पिक्सल। देखो जैसे ही मैंने 10 पिक्सल करा तो इसने लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, चारों तरफ से कुछ ना कुछ पिक्सल उठा लिया है। हम एक काम और करते हैं, इसको पूरी उस पे ना दे करके खाली P1 टैग के अंदर, जो हमारा P टैग है ये वाला टैग, खाली इसके अंदर ही देते हैं। तो मैंने इसको दिया सपोज मार्जिन और मैंने दे दिया 10 पिक्सल। तो देखिए 10 पिक्सल लेते हैं इसने लेफ्ट से भी थोड़ा स्पेस ले लिया, राइट से भी थोड़ा स्पेस ले लिया, टॉप से और बॉटम से दोनों जगह से थोड़ा 10 पिक्सल का स्पेस ले लिया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसमें अपर एरो की से और चेक कर सकते हो। देखो ये हमारा होता है मार्जिन, बॉर्डर से बाहर का एरिया जितना भी होता है हमारा मार्जिन होता है। इसको यूज करके हम इसको जो करेक्ट प्लेस है वहां पर पे पोजीशन आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा मार्जिन हमने देखा, ठीक है मार्जिन हो गया। अब हम देखते हैं इसमें पैडिंग क्या होता है। पैडिंग, ठीक है, पैडिंग को अगेन मैंने दिया 10 पिक्सल। अब देखो जैसे ही मैंने पैडिंग दिया तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, चारों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, और बॉर्डर हमने लगा के देख ही लिया है, तो दिस इज नोन एज CSS बॉक्स मॉडल। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, पैडिंग हमने देखा। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मार्जिन और पैडिंग जब मैं लगा रहा हूँ तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट चारों जगह से ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि पैडिंग ले बट सिर्फ लेफ्ट से ले, तो वो भी ऑप्शन है। देखो आप देख सकते हो पैडिंग ब्लॉक एंड इनलाइन, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारों डायरेक्शन से हम इसमें दे सकते हैं। हम ऐसे करते हैं, इसको लेफ्ट से देते हैं। लेफ्ट से मैं देता हूँ इसको सपोज 50 पिक्सल। 50 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट आप इसमें चेंजेस देख सकते हो कि लेफ्ट से इसने 50 पिक्सल का मार्जिन ले लिया है। सो दिस इज द CSS बॉक्स मॉडल। आई होप आपको CSS का पार्ट समझ आया होगा, CSS बॉक्स मॉडल समझ आया होगा। ठीक है, जितनी भी हमने CSS की स्टाइलिंग देखी, जितना भी कोड देखा वो आपको समझ आया होगा। इंटरनल, इनलाइन CSS, और जो हम वेब पेज बना पा रहे हैं उसको कितना अच्छा डिज़ाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं आपका बैकग्राउंड इमेज। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और दिखाता हूँ कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं। सपोज पहले एक इमेज उठा लेते हैं हम लोग, या मैं चेक करता हूँ मेरे पास कोई इमेज होगी तो ठीक है। अच्छा अगर मैं बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉडी टैग है उसके अंदर ही लगेगा। ठीक है, हमने लिखा बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर लिखा हमने बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में हमारे पास एट्रीब्यूट होता है URL, और इस URL के अंदर हमें जो भी बैकग्राउंड इमेज लगानी है वो सेट करनी पड़ती है। एक काम करते हैं, हम गूगल से कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज पिकअप कर लेते हैं, नेचर इमेज, और सपोज हमने ये वाली इमेज पिकअप कर लेते हैं, या कोई अच्छी सी इमेज लगा लेते हैं, ये वाली लगा लेते हैं आई स्टॉक की। इसको हम कर लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस और जा करके अपने URL के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अपना पेज रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमें बैकग्राउंड इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अच्छा तो देखो हमें बैकग्राउंड में जो हमने इमेज लगाई वो हमें दिखने लगी है। बट आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है, अच्छा हमने लास्ट टाइम यही पिक करी थी तो वो एक के ऊपर आ गई है, ठीक है कोई बात नहीं। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो इमेज है मेरी, ये रिपीट हो रही है। एक इमेज इतनी आई है, ये एक इमेज इतनी आई है, ये एक इमेज इतनी आई है। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पूरे पेज पर एक ही इमेज है, तो उसके लिए हमें अगेन CSS लिखनी पड़ेगी। अच्छा अब देखो मैं डायरेक्ट वहाँ ना CSS लिख करके अपने स्पेक पे ही CSS लिखूंगा और यहाँ से जा करके उसके अंदर चेंजेस कर दूंगा। देखो मैंने अभी बैकग्राउंड इमेज वाला URL लगाया था तो मुझे शो हो रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि रिपीट ना हो तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट। इसको मैं कर दूंगा नो रिपीट। नो रिपीट करते ही देखो सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, अब इमेज रिपीट नहीं हो रही है। अच्छा रीज़न क्या है कि इमेज रिपीट हो रही थी और नो रिपीट करते ही इतनी ही आ रही है? रीज़न ये है कि इमेज का साइज़ बहुत छोटा है। जो हमने इमेज डाउनलोड करी है उसका साइज़ बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो सिर्फ इतनी स्पेस ले पा रहा था। और हमने जैसे कि बोला कि हमें वो बैकग्राउंड में चाहिए, तो बैकग्राउंड में इमेज लाने के लिए हमें इमेज को पूरी की पूरी पूरे बैकग्राउंड में डिस्प्ले करनी है। तो ब्राउज़र ने क्या करा, उन इमेज को रिपीट करना शुरू कर दिया ताकि कि जो पिक्सल्स हैं इमेज के वो खराब ना हो। तो जनरली जब भी आप कोई बैकग्राउंड इमेज चूज करें तो जनरली कंसिडर करें कि वो इमेज लार्ज साइज की हो और उसकी पिक्चर क्वालिटी या पिक्सल्स अच्छे खासे हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट मैंने कर दिया। अब मुझे इसको करना है बैकग्राउंड पोजीशन, ताकि मेरी पूरी इमेज जो है कवर हो जाए। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन, और इससे मैं इसको कर सकता हूँ सेंटर, टॉप, लेफ्ट, राइट। ठीक है, आप चाहो तो इसको सेंटर पे ला सकते हो, टॉप पे ला सकते हो, राइट पे ला सकते हो। ठीक है, सपोज मैं इसको आपको सेंटर पे ला के दिखा देता हूँ।
तो जैसे मैंने सेंटर करा तो जो जितनी मेरी बैकग्राउंड इमेज जो मैं लगा रहा था वो मेरी सेंटर पर आ गई, ठीक है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो मेरी इमेज है ये सेंटर पे ना आकर के पूरे पेज पर आए। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज को जैसे ही मैं करता हूँ कंटेन, तो कंटेन पे जितनी इमेज वो स्ट्रेच कर सकता है उतनी कर देता है। अगर मैं करता हूँ कवर, तो कवर पे क्या करता है, जितना भी मेरा पेज है उसको पूरे को कवर कर देगा। बट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने कवर तो लगा दिया बट इमेज की क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पिक्सेल्स जो इमेज के हैं वो फटने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आप इमेज लगा रहे हो उसके पिक्सेल्स जो है वो फटने शुरू हो जाए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होता है कि जो भी मैं इमेज लगा रहा हूँ या जो भी इमेज मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी कम ना हो। सो ऐसा करते हैं, अपना सी एस एस पार्ट इतना ही रखते हैं। सी एस एस में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है कि हम लिस्ट स्टाइल टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं, अपर लोअर सर्कल। फिर हमने टाइप्स ऑफ सी एस एस पढ़ी, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल सी एस एस, ये भी हमने कवर अप कर लिया है। इसके साथ साथ हमने बैकग्राउंड इमेज लगाना देख लिया है, एक्सटर्नल सी एस एस लगाना देख लिया है, सी एस एस बॉक्स मॉडल, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस. In this video we will keep just css, and in next video we will cover up the javascript part, which will be more attractive. Now we have understood how to make a normal html page, how to make it attractive using the css, and in next video we will see how we can make it attractive. Oh sorry, not attractive but interactive, how we can make it interactive so that we can interact with our web page. We will make a button, on clicking that button something should happen or something should open up, or something means the web page will start interacting with us. So we will put some interactivity within our web page so that we can perform some more tasks. So that all tasks will be done using the JavaScript code, JavaScript programming language. It's a very good programming language. So that's all in this video. See you in next phase. Thank you.